अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम चैप्टर के नाम से ही हमेशा अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो इस बार भी हम वही करते हैं, विच इज चैप्टर का नाम पकड़ते हैं, विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन मतलब इंसान जो कि जीवित है, इंसान जीवित है। रिप्रोडक्शन का मतलब जो वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रहा है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट को मिला करके फ्यूजन करके जो वो एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या सिर्फ इतनी ही प्रोसेस को कहेंगे? क्या रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ इतना ही पार्ट आता है? नहीं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो ह्यूमन है वो कैसा रिप्रोडक्शन हमारा यहाँ पे शो करते हैं। क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं? पिछली ही क्लास में हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच का डिफरेंस बताया। तो खुद ही सोचिए ना, जब ह्यूमंस की बात आती है, इंसानों की बात आती है, तो इंसान कौन से वाले पार्ट में आएंगे? सेक्सुअल के अंदर आएंगे या एसेक्सुअल के अंदर आएंगे? ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा शो करते हैं, और वो अंडे देते हैं या फिर डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, यानी कि डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो क्या ह्यूमंस एग ले करते हैं या फिर वो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बच्चा देते हैं? ऑफ कोर्स ह्यूमंस जो है वो बच्चा देते हैं, तो वो डायरेक्टली देते हैं, क्या यंग वंस को डायरेक्टली दुनिया में लाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं या फिर ओविपेरस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज विविपेरस। तो ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, विविपेरस है। अब जो ह्यूमंस हैं वो यूनिसेक्सुअल होंगे ना, बाइसेक्सुअल तो नहीं होंगे। जो लोग रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जो लोग रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे, यानी कि वो एक्सेप्शन में आते हैं, वो एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। एक्सेप्शन का केस भी आता है यहाँ पे। ह्यूमंस में जो लोग रिप्रोडक्शन शो करेंगे तो वो यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी कि एक मेल जो होगा वो अलग होगा और एक फीमेल जो होगी वो अलग होगी। मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, तभी जाकर के हमारी ये प्रोसेस हो पाएगी। अब क्या रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो इतनी सी ही होती है कि एक मेल लो फीमेल लो जोड़ो और बच्चा बन गया? नो, ये इतनी छोटी नहीं होती। इसके कुछ स्टेप्स हम देखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? अगर हमें अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शुरुआत करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसका गैमीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गैमीट। मेल गैमीट अलग बनेगा, फीमेल गैमीट अलग बनेगा। अब जब दोनों गैमीट बन गए, गैमीट के बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? गैमीटोजेनेसिस कहेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है इसमें? गैमीटोजेनेसिस का होता है, जिसमें हम मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को अलग अलग अपनी अपनी बॉडी में बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे जो हमारा मेल गैमीट है वो मेल गैमीट जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर, यानी कि फीमेल गैमीट के पास जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। क्या होता है? इंसेमिनेशन कहते हैं हम इसे। और हमारी नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। पहले हमने क्या करी? गैमीटोजेनेसिस, गैमीट दोनों के दोनों बना लिए। फिर हमने क्या किया? इंसेमिनेशन, यानी कि मेल वाले गैमीट को हमने फीमेल की बॉडी तक पहुंचाया, मेल वाले पार्ट को हमने फीमेल की बॉडी तक पहुंचाया। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। अब जब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में मिल गए हैं तो वो दोनों क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। ये था हमारा फीमेल जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये हमारा मेल जो मेल की बॉडी से उठ करके आया था, मेल गैमीट। वो दोनों ने आपस में क्या किया? फ्यूजन किया, यानी कि क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। तो नेक्स्ट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब फीमेल और मेल पार्ट मिल गए, इन्हें फर्टिलाइजेशन कर लिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो कुछ भी बनेगा हम आगे पढ़ेंगे, वो हमारा क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। किस में इम्प्लांटेशन होगा? सबसे इनर वाली लेयर में। आप ये भी आगे नहीं पढ़ेंगे, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे इस प्रोसेस के बाद क्या होता है? हमारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होगा? इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा। इम्प्लांटेशन यानी कि जो हमारा बना जाइगोट फॉर्म हुआ, वो इम्प्लांट होने के बाद
इम्प्लांटेशन होने के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, जेस्टेशन की प्रोसेस होती है। जेस्टेशन क्या होता है, वो जो 9 महीना होता है ना, जब हम बोलते हैं कि 9 महीना मैंने इस बच्चे को अपनी कोख में रखा, वो 9 महीना एक्स्ट्रा था, तो यानी कि वही 9 महीने की प्रोसेस को, जब वो 9 महीना बच्चा एक मदर की वूम में रहता है, उस वाले पूरे पीरियड को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। अब जब वो 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या होता है, हमारे बेबी का बर्थ होता है। क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है। वो जो बेबी के बर्थ होने की प्रोसेस को, जो हम आजकल में डिलीवरी बोलते हैं, उस डिलीवरी को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन। तो हमने कहाँ से शुरुआत करी थी, गैमीट के बनने से शुरुआत करी, यानी कि गैमीटोजेनेसिस से शुरुआत करी। कहाँ से शुरुआत करी, गैमीटोजेनेसिस से शुरुआत करी। तो लिखते रहते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, ह्यूमंस कैसे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल होते हैं और विविपेरस होते हैं। आगे जाते हैं, हमारी पूरी प्रोसेस को लिखेंगे, हम अपने सारे स्टेप्स को लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या था हमारा इसके अंदर, गैमीटोजेनेसिस था। गैमीटोजेनेसिस था, क्या था, गैमीटोजेनेसिस। इसके गैमीट बनने के बाद हमने क्या किया, ट्रांसफर किया। उसको क्या कहते हैं हम, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद 9 महीने का पीरियड, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। And at the end, the delivery of the baby, which is known as parturition. पार्च्यूरेशन। तो ये हम सीरीज वाइज हमको याद रखना है। गैमीटोजेनेसिस सबसे पहले, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्च्यूरेशन। ये सारे स्टेप हमें 6 के 6 स्टेप सीरीज वाइज ही याद रखने हैं। अब एक पूरे स्टेप होने के बाद हम क्या देखेंगे, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या फिर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे 2 टाइप के होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी यानी कि पहला, जो पहले आते हैं ना, उसके ज्यादा काम होते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके ज्यादा काम है, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसके काम तो बहुत हैं लेकिन मेन काम नहीं है। तो जो हमारे मेल के सेक्स ऑर्गन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा काम करता है गैमीटोजेनेसिस में, यानी कि गैमीट के फॉर्मेशन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ही रोल होता है। और दूसरा हार्मोन्स, जो हार्मोन्स हमारे बनते हैं, जैसे कि मेल में बनेगा टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में बनेगा, फीमेल में कौन सा बनता है, राइट डाउन इन द कमेंट्स। फीमेल में बनेगा, वो भी कौन करेगा, हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही करते हैं। कौन करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ही काम होता है ये। और अगर मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करूँ, जैसे कि एसेसरी डक्ट्स हो गई हमारी, जैसे वासा इफ्रेंशिया है, एपिडाइमस है, वास डेफरेंस है, जो कि भेजने का काम करती हैं, लाने का काम करती हैं, जो कि हेल्प करती हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, वो सारी की सारी जो डक्ट्स हैं वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के ही अंदर रहेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है,
आते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे हमारे आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है गैमीट फॉर्मेशन करना, गैमीट फॉर्मेशन जिसको हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, और एक और काम होता है हार्मोन बनाना। और मेल का हार्मोन कौन सा? एंड्रोजन। मेल एंड्रोजन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन फॉर्मेशन करना। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या आते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स, कैनॉल्स, और बाकी वास डिफरेंस, वास डिफरेंशिया, ये सारा काम ही किसका होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ही होता है। अब हम आगे चले जाते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। हमारे मेल के पार्ट में हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? मेल में जो पार्ट है वो है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस का साइज कितना होता है? 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में बात कर ले। जब हमारा टेस्टिस होता है वो मेल के उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करता है, यानी कि यही जो है ये हमारा गैमेटोजेनेसिस भी करेगा और यही हमारा हार्मोन का फॉर्मेशन भी करेगा। अब जो टेस्टिस होता है वो मेल यानी कि ह्यूमन की बॉडी में क्या रहता है? आउटसाइड रहता है, बाहर रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये बाहर ही क्यों प्रेजेंट होता है बॉडी के? क्योंकि इसको अपना गैमेटोजेनेसिस करने की प्रोसेस करने के लिए इसको बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना कम? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। दो से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसको लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा टेस्टिस है वो बाहर किस चीज में प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, ये हमने बात कर ली। किसके केस में? ह्यूमंस के केस में। अब ये बाहर किस चीज में प्रेजेंट होता है? बाहर प्रेजेंट होता है टेस्टिस एक पाउच के अंदर, जिस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम। क्या नाम होता है? स्क्रोटम। तो क्या ये हमारा टेस्टिस पहले से ही स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है? नहीं। टेस्टिस जो है वो 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में, जेस्टेशन क्या होता है हमारा? जो 9 महीने का पूरा टाइम पीरियड होता है उसको हम जेस्टेशन कहते हैं। उसी के 9 महीने की जगह 7वें महीने में, 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में जो हमारा टेस्टिस है एब्डोमेन से कहाँ पे आ जाता है? हमारे स्क्रोटम में आ जाता है। कहाँ से कहाँ आता है? एब्डोमेन से हमारे स्क्रोटम में टेस्टिस के आने की प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे कि ये इस टाइम पे जो है बाहर आता है। कौन सा टाइम है? 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आ तो गया, एब्डोमेन से कहाँ पे आया? स्क्रोटम में आया। अब ये आया किसके थ्रू? ये किसी पाइप के थ्रू आया होगा, किसी कैनॉल के थ्रू आया होगा। उस कैनॉल का क्या नाम होता है? उस कैनॉल का नाम होता है इंग्विनल कैनॉल। व्हाट वी कॉल इट? इंग्विनल कैनॉल। यानी कि जो हमारा टेस्टिस है वो एब्डोमेन से इंग्विनल कैनॉल के थ्रू स्क्रोटम के एक पाउच के अंदर आता है। और जो हमारा टेस्टिस होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेस्टिस इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। टेस्टिस इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बना करके देखते हैं। सपोज ये मेरा एक पाउच है और ये मेरी वो कैनॉल जिसके थ्रू टेस्टिस जो है इस पाउच के अंदर है। इस पाउच का नाम क्या है? इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है? स्क्रोटम नाम है इस पाउच का। और यहाँ से क्या आया? हमारा टेस्टिस आया।
सपोज दिस इज माई बॉडी, ये मेरा एक टेस्टिस है, टेस्टिस है, और इस कैनॉल का नाम क्या है? इंग्विनल कैनॉल, इंग्विनल कैनॉल। क्या नाम है इस कैनॉल का? इंग्विनल कैनॉल। हमारा टेस्टिस एब्डोमेन से कहाँ से आता है? ये एब्डोमेन से कहाँ पे आया? हमारे स्क्रोटम के अंदर आया, इंग्विनल कैनॉल के थ्रू आया। अब ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर ऐसे ही रहेगा, झूलता रहेगा क्या? नहीं, कुछ तो इसकी साइट ऑफ अटैचमेंट होती होगी यहाँ पे, जिससे ये टेस्टिस स्क्रोटम के साथ अटैच होता है। उस साइट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? ग्यूबरनैक्यूलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिस साइट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज ग्यूबरनैक्यूलम। दिस साइट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज ग्यूबरनैक्यूलम। अब ये जो इंग्विनल कैनॉल है, क्या ये टेस्टिस को नीचे लाने के बाद खाली रहती है? क्या ये टेस्टिस को यहाँ नीचे लाने के बाद खाली रहती है? नहीं, ये जो है बाद में कन्वर्ट हो जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड में। किसमें? स्पर्मेटिक कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके अंदर क्या आ जाती है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स आने लगती हैं। इसी के अंदर से हमारी वास डिफरेंस लूप होकर के जाती है। तो ये क्या बना देती है? हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड फॉर्म करती है, और यही स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से बाद में ब्लड वेसल्स वास डिफरेंस लूप होकर के जाती है, यानी कि ये खाली नहीं रहती है। तो हमने क्या देखा कि क्या टेस्टिस पहले से ही बाहर प्रेजेंट होता है बॉडी के? नहीं, 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में टेस्टिस जो है एब्डोमेन से स्क्रोटम में आता है वाया इंग्विनल कैनॉल। इस इंग्विनल कैनॉल का बाद में क्या नाम पड़ जाता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड नाम पड़ जाता है, और इसके अंदर से बाद में बहुत सारी ब्लड वेसल्स और वास डिफरेंस जो है वो लूप होकर के जाती है। और जो टेस्टिस है जब वो स्क्रोटम के अंदर आता है, तो टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच का साइट ऑफ अटैचमेंट क्या होता है? ग्यूबरनैक्यूलम होता है। क्या होता है? ग्यूबरनैक्यूलम होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सब में ही पेयर्ड टेस्टिस प्रेजेंट होती है? नहीं, अगर मैं बात करूँ एस्कैरिस की, एस्कैरिस में पेयर्ड नहीं होती है, सिंगल पेयर होता है, यानी कि एक ही टेस्टिस होती है, सिंगल पेयर नहीं, एक ही टेस्टिस प्रेजेंट होती है, पेयर्ड नहीं होती है एस्कैरिस के केस में। लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करें। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या सब में आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होती है? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें इनसाइड ऑफ द बॉडी भी प्रेजेंट होती है। और ऐसा कौन सा एनिमल है? एनिमल का नाम क्या है? एलिफेंट। अगर मैं हाथी की बात करूं तो हाथी में क्या होती है? इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा अंदर, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है। इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है क्या? हमारा टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है? एलिफेंट में प्रेजेंट होता है। किसमें? एलिफेंट में प्रेजेंट होता है। और कुछ इवन ऐसे एनिमल्स भी हैं जिसमें क्या होता है? सीजनल ब्रीडिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है? जब उनका सीजन आता है तो उनका टेस्टिस बाहर आ जाता है, और जब उनका सीजन नहीं होता है तब उनका टेस्टिस अंदर चले जाता है। यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से उनका टेस्टिस अंदर और बाहर, आउटसाइड और इनसाइड रहता है। तो वो भी एक केस के अंदर आता है हमारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारा विंटर के टाइम पे और समर के टाइम पे दोनों टाइम तो टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि उसको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस ही कम टेम्परेचर चाहिए हो हमारी बॉडी से। ठंडों के टाइम पे मौसम ठंडा हो जाएगा तो उसको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा और चाहिए होगा, तो क्या होगा? टेस्टिस जो है हमारी बॉडी के पास आ जाएगी, बॉयज की बॉडी के पास आ जाती है विंटर सीजन में टेस्टिस। स्क्रोटम की अगर हम बात करूँ तो स्क्रोटम पास आ जाएगा। और अगर हम बात करें समर सीजन की, तो समर सीजन में क्या है? टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वो बॉडी से दूर जाने की कोशिश करेगी, यानी कि बॉडी से दूर रहेगी। तो अब ये जो हमारी टेस्टिस है, या फिर हम बात करूँ जो हमारा स्क्रोटम है, वो हमारी बॉडी के पास या दूर कैसे जा रहा है? हमारी जो टेस्टिस है वो बॉडी के पास और दूर कैसे जा रही है? ये किसी ना किसी चीज़ के थ्रू जा रही होगी। अब वो चीज़ क्या होती है? ये चीज़ होती है कुछ मसल्स। तो यहाँ पे हमारी 2 मसल प्रेजेंट है, एक है क्रीमास्टर मसल और दूसरी है डार्टोज मसल।
क्रीमास्टर मसल और डार्टोज मसल दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारा टेस्टिस है उसको बॉडी के पास और बॉडी के दूर ले जाने के लिए। कौन कौन सी मसल है? क्रीमास्टर मसल जो कि इस इंग्विनल कैनॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर। ये मेरी क्या है? क्रीमास्टर मसल है। क्रीमास्टर मसल है। और ये यहाँ पे कहीं पे मेरी प्रेजेंट होती है डार्टोज मसल। तो here cremaster muscle and dartos muscle both muscle are responsible for टेस्टिस को दूर और पास ले जाने के लिए बॉडी से। नीचे लिख लेंगे क्रीमास्टर मसल प्लस डार्टोज मसल। इन दोनों मसल का मिल करके काम क्या होता है? दो सीजन होते हैं ना, विंटर सीजन और समर सीजन। समर में क्या करेगा ये और विंटर में क्या करेगा? समर में क्या करेगा? दूर ले जाएगा। और विंटर में क्या करेगा? पास लाएगा। क्या करेगा? बॉडी के पास लाएगा। समर में दूर ले जाएगा और विंटर में बॉडी के पास लाएगा। कौन कौन? क्रीमास्टर मसल और डार्टोज मसल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल कि उसको दूर ले जाना है कि उसको पास लेकर के आना है। तो हमने टेस्टिस के बारे में सब कुछ देख लिया है। यहाँ पे आपको साइज इसका एज इट इज याद रखना पड़ेगा, लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज। ऑलराइट, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे विच इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो अब हम अपना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे। किसका? इसी टेस्टिस का। टेस्टिस को ले लेते हैं जिसका हम अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं हम अपना longitudinal section of testis। longitudinal section of testis। अब इसको पहले मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ बाय ट्रिक। तो सबसे बाहर पे एक लेयर होती है, सबसे बाहर पे एक लेयर होती है जिस लेयर का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, टिमटिमाता हुआ तारा, ऐसे याद रख सकते हैं। टिमटिमाता हुआ तारा बाहर पे प्रेजेंट है, यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमारा सबसे बाहर पे प्रेजेंट है, जो अंदर इन्वेजिनेट हो करके धस करके छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाती है। उन कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर इन्वेजिनेट हो करके 250 कितना 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है। कितने? 250 ऐसे अंदर को इन्वेजिनेट होकर के वो टेस्टिकुलर लोब्यूल का फॉर्मेशन करेगी। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितने? 2 से 3। अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है कि मैम एक हो सकता है क्या? क्या एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है? ऑफकोर्स, मतलब मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम तो 0 होगा, लेकिन 0 तो प्रेजेंट नहीं होगा, एक तो होगा ना एटलीस्ट। तो एक प्रेजेंट हो सकता है, 2 प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 ही प्रेजेंट होंगे। तो सबसे बाहर क्या थी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो अंदर को इन्वेजिनेट होके जिसने 250 कंपार्टमेंट्स बनाए अंदर को धस करके। उन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या था? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमारे 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकल के आती है? ट्यूबुलाए रेक्टाए निकल के आती है। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाए रेक्टाए निकल के आएगी, जो आगे जाकर एक वास्ट सा नेटवर्क फॉर्म करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? रीटेड टेस्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीटेड टेस्टिस कहते हैं। अब रीटेड टेस्टिस से भी कुछ लाइंस, कुछ पाइप्स निकल करके आती हैं। उन लाइन, उस पाइप का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है वासा इफ्रेंशिया। क्या होता है? वासा इफ्रेंशिया। फिर वासा फ्रेंशिया से एक नेटवर्क लूप हो करके आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारा एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉइडा। कैप्यूट हेड हो गया,
कॉर्पस बॉडी हो गई और कॉर्डा उसका नीचे वाला पार्ट हो गया। अब वहां से जो कॉर्डा है वहां से एक और पार्ट लूप होके आता है, जिस पार्ट को हम क्या कहते हैं, वास डेफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं उस पार्ट को हम, वास डेफरेंस बोलते हैं। अब इसका डायग्राम बना करके देखते हैं कि हमने कैसे बोला। तो सबसे बाहर हमारा ऐसा कुछ था प्रेजेंट पहले, जिसका नाम क्या था, इस साइड पे जगह छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नेटवर्क फॉर्म होके आया, ये आउटर कवरिंग थी जिसका नाम क्या था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इसने क्या किया, अंदर को धस गई और कुछ इन्वेजिनेट होकर के और कुछ कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर लिए। ऐसे अंदर की तरफ ये धस गई और इसने ऐसे करके इन कंपार्टमेंट्स बनाए, जो कि कितने थे, 250 कंपार्टमेंट्स फॉर्म करे। और इन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने थे ये, 250 थे। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल फॉर्म करे। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था, 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट थे। ऐसे बना लेते हैं, एक एक ले लेते हैं अभी। ये क्या बनाए हमने, 2 से 3 हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कितने थे, 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट। हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल से निकल करके आ रही थी हमारी ट्यूबुला इरेक्टा। हर एक सेमिनिफेरस से टिब्यूल से निकल के आ रही थी हमारी ट्यूबुला इरेक्टा। व्हाट इज इट कॉल्ड, ट्यूबुला इरेक्टा। हर एक ट्यूबुला इरेक्टाई ने मिल करके एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क फॉर्म किया, जिसका नाम क्या था, रिलेटेड टेस्टिस। क्या नाम था इस नेटवर्क का, जो इसने बड़ा सा यहाँ पे हमारा फॉर्म किया, इसका नाम था रिलेटेड टेस्टिस। हर एक रिलेटेड टेस्टिस से हमारी वासा इफ्रेंशिया निकल के आ रही थी। क्या निकल के आ रही थी, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया ने मिल करके क्या बनाया हमारा, एपिडिडाइमस। व्हाट इज इट कॉल्ड, एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस ने आगे जाकर के क्या फॉर्म किया हमारा, वास डेफरेंस। तो यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस कंप्लीट हुआ। सबसे बाहर क्या थी, हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया थी, जो कि अंदर इन्वेजिनेट होकर के क्या बनाती है, हमारी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट थे, 2 से 3। हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल से आगे जाकर निकल के आ रही थी ट्यूबुला इरेक्टा। ट्यूबुला इरेक्टा एक वास्ट नेटवर्क बनाती थी, जिसका नाम था रिलेटेड टेस्टिस। रिलेटेड टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया लूप होके आती है, जिससे कि आगे जाकर एपिडिडाइमस का स्ट्रक्चर बनता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, कैप्टिव, कॉर्पस एंड कॉर्डा। ये हमारा कैप्टिव, ये कॉर्पस और ये कॉर्डा। फिर आगे जाकर हमारी वास डेफरेंस निकल करके आती है। क्या निकल के आती है, वास डेफरेंस हमारी निकल के आती है। अब ये नाम याद नहीं होते, इस नाम को याद करने में बहुत लग जाता है हमारे पास समय। तो हम कब ये नाम याद करते हैं, सबसे पहले याद रख लेते हैं टीटी। टेस्टिस स्टार्टेड फ्रॉम टी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बस 2 चीज याद करो। टेस्टिकुलर लोब्यूल सेम लग रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल जैसा,
टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेम लग रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल जैसा। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 जो है उसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है। सेमिनिफेरस टिब्यूल में पहले क्या आ रहा है, टिब्यूल में टी आ रहा है, तो नेक्स्ट नाम शुरू होगा टी से, विच इज ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूबुलर रेक्टाई के सेकंड वाले वर्ड की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम आर विच इज रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस के बाद क्या आएगा हमारा वासा इफ्रेंशिया। इफ्रेंशिया में ई से खत्म हो रहा है, ई से दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस के बाद वास डेफरेंस निकल के आ रही है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक बना करके आपको उसको याद रखना होगा। तो सीरीज वाइज फटाफट मेरे साथ बोलो, आईज क्लोज एंड जस्ट फिंगर्स ओपन करो अपनी। सबसे बाहर क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिना, जिसने कंपार्टमेंट बनाया, अंदर जाके क्या बनाया हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल से आगे जाके क्या निकल के आती है, ट्यूबुलर रेक्टाई निकल के आती है। ट्यूबुलर रेक्टाई से वासा नेटवर्क बनता है जिसे हम रीटे टेस्टिस बोलते हैं। रीटे टेस्टिस के बाद हमारी क्या निकलती है, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमस, जिसके 3 पार्ट होते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉर्डा, और लास्ट में हमारी वास डेफरेंस निकल करके आती है पूरे स्ट्रक्चर से। याद हो गया, एवरीथिंग इज फाइन हियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा गैमीट है वो कहाँ पे, गैमीटोजेनेसिस इसमें कहाँ पे होगी। क्या गैमीटोजेनेसिस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होगी, या फिर इस रीटे टेस्टिस के अंदर होगी, या फिर इस एपिडिडाइमस के अंदर होगी, कहीं पे भी हमारी गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस होती है इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। जो मैंने लाल लाल बनाए हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल के ही अंदर हमारी क्या होगी, गैमीटोजेनेसिस प्रेजेंट होगी, गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस होगी। किसके अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। तो जो हमारा गैमीटोजेनेसिस होगी, जिससे हमारा गैमीट निकलेगा, तो वो कैसे निकल करके जाएगा, उस प्रोसेस को भी अभी हम इसी स्ट्रक्चर से देखने वाले हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल, जिसके अंदर हमारी क्या होगी, गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ना हमारे 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या होता है, जो कि हमारा गैमीट बनेगा, यानी कि जो हमारा स्पर्म बन के आएगा। स्पर्म कौन सा वाला बनेगा, वो बनेगा हमारा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ही हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, जो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट है। क्या डायरेक्टली हम अपना स्पर्म बना देंगे? क्या हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डायरेक्टली अपना पॉलन बनाया था? नहीं, पहले हमने उसके खाने के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए तैयारी करी थी। वैसे ही हमारे यहाँ पे भी नरिशमेंट के लिए तैयारी होगी, यानी कि यहाँ पे हमारे अंदर नर्स सेल प्रेजेंट होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल भी कहते हैं। यानी कि हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होंगे। एक हमारा प्रेजेंट होगा स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा हमारा प्रेजेंट होगा सर्टोली सेल। S for seminiferous tubule, S for spermatogonia and S for Sertoli cell। सर्टोली सेल को हम नर्स सेल भी कहते हैं, जो कि क्या काम करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। किसको, स्पर्म को। तो बना लेते हैं विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। क्या बना है, सुंदर सुंदर। सेमिनिफेरस हम टिब्यूल बनाएंगे, 2 से 3 बना लेते हैं। एक हमारा ये रहा बड़ा से सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप के थे, एक का नाम था स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे का नाम क्या था, सर्टोली सेल्स। ये कैसे हैं, कैसे सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिल रहे हैं। कैसे सेल्स देखने को मिल रहे हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। कैसे होते हैं ये, क्यूबॉइडल होते हैं। और बीच में से क्या आएगा इसके, सर्टोली सेल्स। So these cells are spermatogonia
ग्रीन वाले आर सर्टोली सेल्स, जिसको हम नर्स सेल भी कहते हैं। अब हमारे स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है? ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये यहाँ पे मियोसिस करेगा, जिसके बाद ये हमारे ऐसे करके स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगा, ऐसे करके ये स्पर्म्स का यहाँ पे हमारे फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? हमारे स्पर्म बनाएगा। इसी में क्या होगी? हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। और सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल का काम क्या? हमारा नरिशमेंट देना। यहीं पे लिख लेते हैं, नरिशमेंट देगा। ये क्या देगा? नरिशमेंट देगा। अब इसके बाहर पे कुछ, यहाँ पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से भी हमारी ब्लड वेसल्स जाती हैं जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम क्या होता है? यहाँ पे भी सपोज कुछ प्रेजेंट है हमारे, ये जो है इनका नाम होता है हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इसे हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स ये हमारे बाहर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? एंड्रोजन का फॉर्म करना, यानी कि ये हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। और मेन एंड्रोजन, मेन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। यानी कि हमारा इंटरस्टिशियल सेल या फिर जिसे हम लेडिक सेल कहते हैं, ये हमारा किसका फॉर्मेशन करेगा? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? ये एंड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल एंड्रोजन बनाएगा, जो कि क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन का ये क्या करेगा? फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे करेगा। अब ये बात आती है, क्या जो हमारे सर्टोली सेल्स है या फिर जिसे हम नर्स सेल कह रहे हैं, क्या उनका सिर्फ नरिशमेंट देने का काम है? इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा भी इसका बहुत काम होता है। ये यहाँ पे इनहिबिन रिलीज करता है। इनहिबिन क्यों रिलीज करता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें कोई नए सेल्स आते हैं, बाहर से कोई फॉरेन सेल्स आते हैं, तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि WBC हो गया, तो ये फाइट करेंगे उसके अगेंस्ट और उन सेल्स को मार देते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में स्पर्म भी तो एक नया सेल निकल करके आ रहा है, ये तो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं था ना, तो इसलिए हमारी बॉडी के कुछ सेल इसको मारने की कोशिश करेंगे। अब उस मरने से बचने के लिए यहाँ पे हमारे जो सर्टोली सेल्स हैं यानी कि नर्स सेल हैं, वो इनहिबिन रिलीज करते हैं। किसी चीज को इनहिबिट, रोकना, इनहिबिन हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि इनहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। तो यहाँ पे ये मरने से रोक रहे हैं। तो सर्टोली सेल्स के कुछ और भी काम होते हैं जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, विच इज आर सर्टोली सेल्स के काम। तो सर्टोली सेल्स पहला क्या करेगा? मेन काम तो इसका है नरिशमेंट देना। सर्टोली सेल का काम लिख लेते हैं, नरिश करेगा, उसके साथ साथ इनहिबिन रिलीज करेगा। अब ये जो हमारा बाहर एंड्रोजन बना है उसको अंदर आना है, उसको बाइंड करवाना है। उसी बाइंडिंग के लिए ये यहाँ पे ABP रिलीज करेगा। ABP इज नॉट द न्यूज हियर, ABP न्यूज ये नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्म करेगा, जिसके थ्रू जो हमारा एंड्रोजन बाहर बन रहा है वो अंदर आएगा। क्या बनाता है ये? ABP का फॉर्मेशन भी यही करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? ABP का फॉर्मेशन। ब्लड टेस्टिस बैरियर भी हमारा फॉर्म करेगा। ब्लड टेस्टिस बैरियर भी यही सर्टोली सेल ही फॉर्म करेंगे। सर्टोली सेल के काम हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अब हम यहाँ पे ड्रॉ करके अपना सुंदर सुंदर सा देखने वाले हैं। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे अपना मेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम यहाँ पे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने एक पार्ट हमने यहाँ पे अपना ड्रॉ किया है, यहीं पे ऐसे दूसरा पार्ट भी बन के आता है। तो हमारे टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट थे, इस स्क्रोटम में पाउच के अंदर प्रेजेंट थे। तो टेस्टिस के सबसे बाहर वाली लेयर में हमने क्या छोड़ा था, यहाँ पे हमारा हम समझ लेते हैं एपिडिडाइमस है। तो ये हमारे एपिडिडाइमस से हमारी वास डिफरेंस से लूप होकर के आ रही है, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जब हमारा ये वास डिफरेंस अंदर की तरफ जाता है तो वो यहाँ पे एक स्वॉलन सा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। व्हाट इज दिस, ये हमारा है वास डिफरेंस, ये क्या हमारा वास डिफरेंस, और ये स्वॉलन सा पार्ट क्या है हमारा, एम्पुला। अब ये जो एम्पुला है, एम्पुला यानी कि स्वॉलन पार्ट बनने के बाद इसको अपनी फर्स्ट नरिशमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे पहली नरिशमेंट कौन देगा इसको, पहली सिक्रीशन कौन प्रोवाइड करेगा इसको, पहली सिक्रीशन प्रोवाइड करता है इसे एक ग्लैंड। और इस ग्लैंड का नाम क्या है, हमारे पास यहाँ पे कितनी ग्लैंड प्रेजेंट है ये बताओ, एक प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है, या फिर तीन ग्लैंड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। कितनी ग्लैंड प्रेजेंट है, तीन ग्लैंड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो पहली ग्लैंड का सिक्रीशन हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमारी पहली ग्लैंड प्रेजेंट होती है, विच इज आवर सेमाइनल वेसिकल। हमारी क्या है ये, दिस इज माई सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। ये पेयर्ड ग्लैंड होती है, कि दो पेयर होते हैं, मतलब दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पेयर्ड ग्लैंड होती है। तो जब हमारी यहाँ पर एम्पुला बनने के बाद हमारी वास डिफरेंस को जब सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन मिल जाती है, उसके बाद इस डक्ट का नाम चेंज हो करके क्या बन जाता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये पेपर में आ चुका है, याद रखेंगे। सिक्रीशन मिलने के बाद, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन मिलने के बाद इस डक्ट का नाम चेंज होकर के इजैक्यूलेटरी डक्ट बन जाता है। क्या नाम बन जाएगा, सो व्हाट दिस डक्ट इज नाउ नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट नाम हो जाएगा। अब इस इजैक्यूलेटरी डक्ट जब यहाँ नीचे की तरफ जाएगी, यूरेथ्रा में जाएगी ऐसे करके, तो ये जो है यहाँ पर इसको एक दूसरी ग्लैंड का भी सिक्रीशन मिलता है, जो कि सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट है। उस ग्लैंड का नाम है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहीं पे हमारी एक दूसरी ग्लैंड है जो कि सिंगल है, तो उस सिंगल ग्लैंड का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड इसको कैसा मीडियम प्रोवाइड करेगी, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की इसको कोशिश करेगी। कैसी कोशिश करेगी, इसको थोड़ी न्यूट्रलाइज करने को। फिर ये यहाँ से जब नीचे आ रही होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट हमारी, तो यहाँ पर इसको एक और सिक्रीशन मिल जाती है। अब ये एक और सिक्रीशन में हमारी फिर से एक ग्लैंड है जो कि पेयर्ड ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं बल्बो यूरेथ्रल। किस नाम से जाते हैं,
जानते हैं हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी यहाँ पे इसको जानते हैं। फिर ये नीचे तक आती है तो ये वाला पार्ट क्या होता है इसका, इसको हम कहते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पीनस भी बोलते हैं कुछ लोग, पेनिस बोलो, पीनस बोलो, वट जो बोलना है वो बोलो। और इसके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। दिस नीचे वाला पार्ट इज नोन एज ग्लांस पेनिस, व्हाट वी कॉल्ड इट, ग्लांस पेनिस। तो अब हम जान लेते हैं थोड़ी इसके सिक्रीशन के बारे में। इसको यहाँ पे टोटल कितनी सिक्रीशन मिली? इसको यहाँ पे टोटल 3 हमारी सिक्रीशन मिली है। पहली मिली है इसको किसकी? सबसे पहली ग्लैंड विच इज प्रोस्टेट ग्लैंड की। किसकी मिली? प्रोस्टेट ग्लैंड की मिली। उसके बाद किसकी मिली इसको? सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल की मिली, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की मिली, उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि काउपर्स ग्लैंड की मिली। तो यहाँ पे हमारी 3 ग्लैंड आ जाती हैं। पहली थी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सबसे पहला काम क्या होता है कि यही जो है शुगर देती है। क्या देती है? शुगर, यानी कि फ्रक्टोज। फ्रक्टोज प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। फ्रक्टोज प्रोवाइड करने का, फाइब्रिनोजन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का ही होता है। और यही है जो मैक्सिमम सिक्रीशन हमारी दे देगी। क्या देगी? मैक्सिमम सिक्रीशन ये हमारी देती है। कितनी देती है? 60 से 70% की सिक्रीशन तो यही दे देगी हमारी। तो मैक्सिमम सिक्रीशन विच इज 60 से लेकर 70% तक की सिक्रीशन हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड ही दे देती है। और इसका काम क्या होता है? ये फ्रक्टोज प्रोवाइड करती है। क्या? शुगर, यानी कि फ्रक्टोज। और फाइब्रिनोजन, क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, फाइब्रिनोजन भी यही ग्लैंड हमारी यहाँ पे दे देगी। और सबसे ज्यादा सिक्रीशन पहले ही ग्लैंड कर देती है। अब दूसरी ग्लैंड में आते हैं। सेमाइनल वेसिकल था ये, जस्ट अ छोटू सी मिस्टेक, दिस इज सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो सिंगली होती है, यानी कि एक ही होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है? अरे 15 से 20 तक का सिक्रीशन ये दे देती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? ये फाइब्रिनोलाइसिन प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? फाइब्रिनोलाइसिन प्रोड्यूस करती है। और ये एल्कलाइन पीएच में इसको लाती है। किस में लाती है? एल्कलाइन पीएच में लाएगी, एल्कलाइन पीएच में लाएगी और फाइब्रिनोलाइसिन प्रोड्यूस करेगी। फाइब्रिनोलाइसिन प्रोड्यूस करेगी। और लास्ट में एक और ग्लैंड आती है विच इज आर काउपर्स ग्लैंड। ये हमारा कैल्शियम भी देती है, कैल्शियम भी यही प्रोड्यूस करती है। काउपर्स ग्लैंड की बात करें या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो इसका भी यही काम होता है कि ये भी इसको एल्कलाइन पीएच में लाएगी। किसमें लाएगी? एल्कलाइन पीएच में लाएगी। और ये क्या प्रोड्यूस करेगी? इसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? कि अच्छे से जो है मूव कर पाए, इसको ल्यूब्रिकेशन देगी। और एल्कलाइन पीएच में भी लाएगी, एल्कलाइन में तो लाएगी, साथ में ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करती है हमारी काउपर्स ग्लैंड, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं हमारी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब हमने पेनिस के बारे में, पीनस, पेनिस, व्हाटएवर, इसके बारे में देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे बना लेते हैं हम अपना पेनिस छोटा सा। ये हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये डॉर्सल एंड है, ये वेंट्रल एंड है। डॉर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट। इसका नाम क्या होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। नीचे वाले का पार्ट का नाम क्या होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जिसमें हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। क्या नाम होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और दूसरे वाले का नाम क्या होता है? कॉर्पस कार्निवोसा। इसका नाम क्या है? कॉर्पस कार्निवोसा। तो
ऊपर पे जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है कॉर्पस कार्निवोसा, और नीचे जो प्रेजेंट होता है वेंट्रल एंड में, ये है डॉर्सल साइड, ये है हमारी वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में ही बीच में एक छोटा सा होल होता है, गैप होता है, जो हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि जो हमारी यूरेथ्रा है इसकी ओपनिंग वहां पे प्रेजेंट होगी, वहीं पे प्रेजेंट होगी। ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर और ये हमारा क्या है, यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा जो हमारा है इसकी ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हमारी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में ही प्रेजेंट होती है। अब जो टिप होती है ग्लांस पेनिस की, वो एक रिफ्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होती है, यानी कि ऐसी फोल्ड ऑफ स्किन जो कि मूवेबल है, जो कि मूवेबल है। तो ग्लांस पेनिस की टिप एक रिफ्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होती है, जिसका नाम क्या होता है, फोरस्किन। क्या नाम होता है, यहीं पे लिख देते हैं, ग्लांस पेनिस एक रिफ्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोरस्किन, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, प्रोप्यूज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोरस्किन भी बोलते हैं, या फिर हम इसे प्रोप्यूज भी बोलते हैं। इसका जो है ना, फोरस्किन का जो है सर्जिकल रिमूवल भी होता है, पॉसिबल है। और कुछ में क्या होता है कि हम टेस्टिस का ही रिमूवल कर देते हैं, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। तो रिमूवल ऑफ टेस्टिस से एक स्टोरी भी अटैच्ड है, मेरी एक मेमोरी भी है मेरे स्कूल की, जिसमें हमें हमारी एक टीचर थी बायोलॉजी की, उनने ऐसी नॉर्मली सरप्राइज टेस्ट ले लिया जिसमें ये क्वेश्चन आया था कि रिमूवल ऑफ टेस्टिस अगर हम करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे उस मेल में। तो लिटरली देयर वाज अ फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड थी, एंड शी हैज रिटर्न कि रिमूवल ऑफ टेस्टिस की वजह से जो लड़का है वो चला जाएगा, क्योंकि टेस्टिस उसका मेल पार्ट होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में वो इंसान नहीं मर जाएगा अगर हम टेस्टिस का रिमूवल करते हैं, ये सर्जिकल रिमूवल होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्वाइट बॉयज होते हैं ना, मतलब जो गाना गाते हैं, मतलब गाते हैं, वो कुछ होता है तो उसको गाते हैं, तो उन लोगों की जो वॉइस की पिच है वो बढ़ाने के लिए, उनकी जो पतली आवाज़ करने के लिए ना, उनकी टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसा हो सकता है, ये इसका कोई ऐसा मानना नहीं है कि रिमूवल ऑफ टेस्टिस से जो है वो इंसान ही मर जाएगा। ऐसे कई मिथ होती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इस चैप्टर को ही नहीं पढ़ते हैं, साइड में हंसते रहते हैं या बातें करते रहते हैं इसके बारे में, डायग्राम खोल के देखते हैं, नथिंग एल्स, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो सुन लेते हैं एक बार के लिए। मोस्टली टीचर्स भी ये चैप्टर्स को पढ़ाना प्रिफर नहीं करते हैं स्कूल में, लेकिन ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ आपके लिए बल्कि आप बायो के स्टूडेंट हो, आप दूसरे बच्चों को भी ये चीज़ एक्सप्लेन करो, दूसरे बच्चे भी तो जाने कि ऐसा होता है। यहाँ दुनिया में इतनी मिथ हैं, आज भी कई गाँव में लड़कियों को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि वो लड़की को बर्थ दे रही है, फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है गर्ल के बर्थ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है मेल के ऊपर, क्योंकि उनके क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं, उनमें XY होता है। भाई हमारे में तो XX है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो मेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। बट अभी भी कई गाँव में, कई कस्बों में यही माना जाता है कि फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल चाइल्ड। इवन उस वजह से कई जगह पे फॉर्टिसाइड हो रहे हैं, फीमेल फॉर्टिसाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज ही नहीं है किसी बात की। जो औरतें हैं उनको इतना पीड़ित किया जा रहा है, तो ये नॉलेज जो है वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई जगह पे तो ये मानते हैं कि अगर हाइमन मतलब टूट गया यानी कि लड़की की वर्जिनिटी गई। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो आप लोगों को एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। सिर्फ आप